वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो चैप्टर 6 का सेकंड लास्ट टॉपिक है जो हमारे पास है सॉल्युबिलिटी। अब सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास सॉल्युबिलिटी क्या होती है। बेसिकली सॉल्युबिलिटी क्या है कि अगर एक सोल्यूट को हम किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दें और हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। यानी कि हमने किसी सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया, तो उस प्रॉपर्टी को यानी सोल्यूट की वो प्रॉपर्टी कि वो सॉल्वेंट में किस तरीके से डिसॉल्व हो सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी, यानी वो कितना ज्यादा सॉल्युबल है अपने सॉल्वेंट के अंदर। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ना कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी के, कि हमारे पास ना सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो आपकी बुक में 3 फैक्टर्स जो है वो डिस्कस हुए हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है हमारे पास कि ना, अब हमारे पास ना एक सोल्यूट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सोल्यूट है वो क्या है, पोलर है, तो वो किसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है, पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होगा। ठीक है। तो हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल है वो क्या होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि जैसा सोल्यूट होगा वो वैसे ही सॉल्वेंट में जाके डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास जो सोल्यूट है, अगर हमारे पास पोलर सोल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही जाके डिसॉल्व होगा। अगर नॉन पोलर सोल्यूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाके ही डिसॉल्व होगा। ठीक है। यानी ऑपोजिट जो है वो आपस में डिसॉल्व नहीं हो सकते, जो एक जैसे होंगे वही आपस में सॉल्युबल होंगे। ठीक है। तो ये नंबर 1 फैक्टर है हमारे पास। सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या है, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी है ना, वो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। हमारे पास जब तक कोई सोल्यूट किसी सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं बनाएगा, यानी कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, कोई उसमें उसके उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होंगी, तब तक हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो जो है वो इंक्रीज नहीं करेगी। यानी हमारा जो सोल्यूशन है उसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में सॉल्युबल अच्छे से नहीं हो सकेंगे। ठीक है। तो ये सेकंड फैक्टर है। इसमें हमारे पास जो है ये वाला फैक्टर हम किसकी बेस पे इसको एक्सप्लेन करते हैं, एट्रैक्टिव फोर्सेस की बेस पे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सोल्यूट और सॉल्वेंट में एट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होंगी तभी जाके वो दोनों आपस में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। तो कंडीशंस इसकी ना 3 कंडीशंस हैं सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की। नंबर 1 पे क्या है, सोल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सोल्यूट पार्टिकल्स को एक दूसरे से सेपरेट होना चाहिए ताकि वो क्या कर सकें, अच्छे से सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकें। अगर सोल्यूट पार्टिकल्स आपस में ऐसे बॉन्ड बना के रहेंगे तो वो सॉल्वेंट के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि सोल्यूट पार्टिकल्स को सेपरेट हो जाना चाहिए, यानी उनका बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाना चाहिए। सेकंड हमारे पास कंडीशन है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सोल्यूट पार्टिकल्स। अब सॉल्वेंट पार्टिकल्स ने भी जाहिर सी बात है सोल्यूट पार्टिकल्स के साथ बॉन्डिंग करनी है, तो उनको भी आपस के बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, उनको सेपरेट होना पड़ेगा ताकि वो सोल्यूट पार्टिकल्स के लिए जगह बना सकें। ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आती है कि सोल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और सेकंड कंडीशन क्या आती है कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर टू प्रोवाइड स्पेस फॉर द सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या कंडीशन है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्स अप। तो अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जब पूरी हुई तो सोल्यूट पार्टिकल्स सेपरेट हो गए, सेकंड कंडीशन पूरी हुई तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स आपस में सेपरेट हो गए, तो थर्ड कंडीशन भी इन दोनों कंडीशंस के बाद पूरी हो जाएगी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो आपस में मिक्स होके क्या बनाए, एक सोल्यूशन बनाए। ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी कंडीशंस हैं सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोसेस इन्वॉल्व। अब सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में ना कैसे एक सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है वो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास मेनली जो प्रोसेस है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, मेनली डिपेंड अपॉन एट्रैक्टिव फोर्सेस। अब जाहिर सी बात है हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो आपस में क्या बना लें, बॉन्ड बना लें। ठीक है। तभी एक सोल्यूशन बनेगा ना।
तो हमारे पास ना ये दो कंडीशंस हैं, या दो इसमें हम कह सकते हैं मेन पॉइंट्स हैं जिससे प्रोसेस को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो हमारे पास ना बेसिकली अब जो सोल्यूट होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और उन्होंने जाके वाटर में या किसी भी पोलर सॉल्वेंट में जाके डिसॉल्व होना होता है। तो वो कैसे डिसॉल्व होंगे, अगर हमारे पास ना सोल्यूट सॉल्वेंट के फोर्सेस ज्यादा यानी पावरफुल है एज कंपेयर टू द सोल्यूट सोल्यूट फोर्सेस, तो क्या होगा, हमारे पास सॉल्यूशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अगर जो सोल्यूट सोल्यूट के फोर्सेस हैं आपस में, अगर वो वीक हैं तो वो टूट जाएंगे, और जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो किसके साथ जाके बॉन्ड बना लेंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल्स के साथ। यानी इस लाइन का जो है वो अगर हम ये वाला मतलब लें तो भी हम उसको यानी आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर हम इस तरह लिख लें तब भी हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके ठीक है लिखने के, कि हम या तो ये लिख लें कि सोल्यूट सोल्यूट जो फोर्सेस हैं वो वीक होनी चाहिए तो सॉल्यूशन बनेगा, या हम ये लिख सकते हैं जो मैंने इधर लिखा हुआ है कि सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस अगर ज्यादा हैं सोल्यूट सोल्यूट फोर्सेस के मुकाबले में तब हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या केस है, इसका ऑपोजिट, कि अगर सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस वीकर हैं एज कंपेयर टू सोल्यूट सोल्यूट फोर्सेस, यानी सोल्यूट सोल्यूट फोर्सेस जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो उन्होंने एक दूसरे को बॉन्डिंग जो है वो नहीं उन्होंने तोड़ी एक दूसरे की, तो सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के साथ जाके बॉन्ड नहीं बना सकेगा, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। तो हमारे पास इस केस में कोई सॉल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो प्रोसेस में बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, फोर्सेस को देख रहे हैं, कि अगर सोल्यूट और सोल्यूट जो दो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनके फोर्सेस अगर वीक हो गए तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगे, तो हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा। और सेकंड जो है क्या है कंडीशन, कि हमारे पास अगर सोल्यूट सोल्यूट के फोर्सेस जो है वो ग्रेटर हो गए तो सोल्यूट सॉल्वेंट के फोर्सेस क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो हर सॉल्यूशन जो बनता है उसमें यही प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, और सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का फैक्टर सारे प्रोसेसेस में हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल। अगर हम इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करें तो हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं NaCl इन वाटर की, ठीक है। अब हमारे पास ना अब एट्रैक्टिव फोर्सेस अगर NaCl और वाटर के बीच में प्रेजेंट होंगी तब जाके उनका बॉन्ड बनेगा, क्योंकि NaCl भी क्या है, आयोनिक है, पोलर है, और वाटर भी क्या है, पोलर है, तो दोनों आपस में आराम से डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई, लाइक डिसॉल्व्स लाइक की, ठीक है। सेकंड कंडीशन किस तरह पूरी होगी, कि हमारे पास जो NaCl है वो आपस में एक दूसरे जो बॉन्ड है वो तोड़ेगा, तो हमारे पास एक सोडियम आयन प्रोड्यूस होगा और एक क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होगा। अब जो सोडियम आयन है उसने अट्रैक्ट होना है वाटर के नेगेटिव डाइपोल की तरफ, यानी कि ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। और क्लोराइड आयन ने अट्रैक्ट होना है पॉजिटिव डाइपोल की तरफ, वाटर के यानी हाइड्रोजन की तरफ। तो हमारे पास क्या होगा, जो सोडियम है वो ऑक्सीजन वाले पोर्शन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और जो हमारा क्लोराइड आयन है वो हाइड्रोजन वाले पोर्शन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो दोनों जो बॉन्डिंग है आयंस की वो क्या प्रोड्यूस कर देगी, एक सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर देगी, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास इस एग्जाम्पल में दोनों फैक्टर्स जो हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला भी फुलफिल हो रहा है, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वाला भी फुलफिल हो रहा है। क्योंकि हमारे पास जो NaCl था उसके अंदर अगर सोल्यूट सोल्यूट के फोर्सेस आपस में स्ट्रांग होते, यानी NaCl यानी सोडियम और क्लोरीन का आपस में जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता, तो क्या होता, वाटर के साथ बॉन्ड ना बन पाता, सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन वीक हो जाता, तो सोल्यूशन ना बनता। तो हमारे पास जो सोडियम और क्लोरीन था उसका जो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन था वो वीक था, ठीक है। तो बॉन्ड टूट गया उन दोनों का, और सोडियम और क्लोरीन ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, वाटर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। तो वाटर क्या है यहाँ, सॉल्वेंट, और NaCl क्या है, सोल्यूट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। ये वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास ना फर्स्ट टू फैक्टर्स थे जो हमने स्टडी किए हैं।
थर्ड हमारे पास फैक्टर आ जाता है जिसके ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, वो क्या है बेसिकली टेम्परेचर। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा है हमेशा कि हम जब भी किसी सॉल्यूशन हमने अगर बनाना हो किसी चीज का, तो अगर हम ना नीचे से हीट प्रोवाइड कर दें उस सॉल्यूशन को, तो क्या हो जाता है, वो सॉल्यूशन आराम से डिसॉल्व हो जाता है। जैसे हम कुकिंग करते हैं, तो कुकिंग में हम क्या करते हैं, पानी के अंदर अगर हम जो है वो चाय बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पानी के अंदर जो है वो चीनी ऐड कर देते हैं, टी लीव्स ऐड कर देते हैं। तो क्या होता है, नीचे से हीट उसे मिल रही होती है, तो हमारा सॉल्यूशन जल्दी प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास ना कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास ना फर्स्ट है इंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम बात करें, अगर हमने किसी रिएक्शन में हीट को एब्जॉर्ब करवाया है, तो हमारा रिएक्शन वो कौन सा होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो कुछ हमारे पास जो कंपाउंड्स है ना, वो इंडोथर्मिक रिएक्शन देते हैं, यानी कि उनको ना हीट चाहिए होती है सॉल्यूशन बनाने के लिए। जैसे कि हमारे पास KNO3, NaNO3, KCl, ऐसे सोल्यूट्स जो है ना, उन्हें हीट चाहिए होती है सॉल्यूशन फॉर्मेशन के लिए, तो वो होते हैं इंडोथर्मिक इन नेचर, या वो इंडोथर्मिक रिएक्शन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब कुछ हमारे पास ना सोल्यूट ऐसे होते हैं जिन जो हीट रिलीज करते हैं जब वो सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं नेचर में, और उनका रिएक्शन कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल Li2SO4 है और Ce2SO4 थ्राइस है। ठीक है, तो ये वाले जो सोल्यूट्स हैं, ये क्या करते हैं, जब भी सॉल्यूशन बनाएंगे ये हीट रिलीज करेंगे, हीट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, यानी इनको हीट नहीं चाहिए होती सॉल्यूशन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ये खुद ही आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं। थर्ड हमारे पास है नो चेंज इन हीट। अब कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको हीट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वो हीट जो है वो यानी यूज ही नहीं करते, ना वो रिलीज करते हैं ना वो यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं डाइसोल्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, डिसोल्यूशन रिएक्शंस क्या हैं, जैसे हमने NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया है। अब इस वाले रिएक्शन में ना तो हीट हमें चाहिए, ना ही हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें खाली हम मिक्सिंग कर रहे हैं ना किसी चीज की, उनमें हीट का कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास ना सॉल्युबिलिटी के हिसाब से जो टेम्परेचर है, उसमें डिफरेंट सोल्यूट्स का नेचर है कि कुछ सोल्यूट्स जो है वो हीट एब्जॉर्ब करके सॉल्यूशन बनाते हैं, कुछ सोल्यूट्स ऐसे हैं जो हीट रिलीज करके सॉल्यूशन बनाते हैं, और कुछ सोल्यूट्स ऐसे हैं जिनका हीट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, उनका जो है वो हीट उनपे, यानी हीट ना उनको चाहिए ना वो रिलीज करते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये सॉल्युबिलिटी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें मेरी वीडियोस को, और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें, और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।